वेरिएबल्स जो दो चर होते हैं उनके बीच में संबंध पता कर लेते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना गहरा संबंध है। जो कोरिलेशन अपन पता करते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, जो जिसको अपन आर वैल्यू भी कहते हैं, और आर वैल्यू 0 से 1 तक होती है। तो अगर 1 के करीब है आर वैल्यू तो ज्यादा कोरिलेशन शो करता है दोनों वेरिएबल्स, और अगर 0 के करीब है तो नो कोरिलेशन शो करता है। तो रिग्रेशन अपन को ये बताता है कि दो वेरिएबल्स में अगर संबंध है जो कि कोरिलेशन ने बताया है, तो क्या संबंध है। जैसे कि अगर दो विद्यार्थी हैं क्लास में, एक के 60% मार्क्स बने और दूसरे के 40% मार्क्स बने, तो क्या रीजन है कि किसी के 60% मार्क्स बने, किसी के 40% मार्क्स बने। तो अगर जैसे अगर अपन उसके पढ़ाई के घंटे लेते हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी जिसके 40% बने हैं वो 2 घंटे एक दिन में पढ़ता है, ठीक है, 2 घंटे प्रति दिन पढ़ता है, जिसके बाद उसके 40% मार्क्स बने हैं। जबकि दूसरा विद्यार्थी है जिसके 60% बने तो 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहाँ पे अपन को कोरिलेशन तो शो हो रहा है कि जो ज्यादा घंटे पढ़ रहा है उसके ज्यादा मार्क्स भी वो स्कोर कर रहा है, वो ज्यादा नंबर पा रहा है। बट रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है जिससे जिस अनुपात में अपन बता सकते हैं कि हाँ अगर 4 घंटे होंगे तो इतना होना चाहिए, इतना वैल्यू आनी चाहिए, मार्क्स इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने परसेंटेज उसके आने चाहिए। तो ये जो चीज है वो अपन को रिग्रेशन बताता है, ठीक है। रिग्रेशन का पहला गोल तो ये है कि संबंध क्या है दोनों वेरिएबल्स में। दो या दो से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। जब अपन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो दो से अधिक वेरिएबल भी देखेंगे, और जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध देखेंगे। दूसरा एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि अगर अपन को डेटा फोरकास्ट करना है, जैसे अगर अपन को पता है कि 3 घंटे पढ़ने में 60% मार्क्स आते हैं, बट कोई आदमी 24 घंटे या 26 घंटे पढ़े, जो स्वाभाविक नहीं है जितना पढ़ पाना, जितना भी नहीं है, उसका डेटा अपन कैसे फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट मतलब होता है कि उसको पता करना कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे कि अगर 24 घंटे है तो उसका मार्क्स कितने बनने चाहिए। ये दो काम है जो अपन रिग्रेशन एनालिसिस से कर पाते हैं। पहली चीज, संबंध क्या है दोनों वेरिएबल्स में, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में, और अगर कोई वेरिएबल को फोरकास्ट करनी है, पता करना है कि मार्क्स कितने आएंगे अगर कोई आदमी 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ता है, जो चीज अपन को पॉसिबल नहीं है। सोशल, इसी को सोशल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि आप किसी को पकड़ के बैठा तो सकते नहीं कि 8 घंटे रोज पढ़ो 1 साल, तब अपन मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो सोशल एक्सपेरिमेंट वाला काम है वो अपना रिग्रेशन एनालिसिस बहुत इजीली कर देता है। तो रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जिसको रिवाइज करना चाहूंगा मैं, जिससे कि रिग्रेशन की इक्वेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो वो बोर्ड पे चलते हैं जी। ओके, अरे वो फोन कर दिया ना, जब फोन किया था मैंने तब उन्होंने उठाया नहीं। अब इसको क्या करना पड़ेगा। एक स्ट्रीट लाइन की अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी जब अपन 8th क्लास में थे। वो इस इक्वेशन ऐसी थी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना। और इसमें अपन ने एक एक्स वाई प्लॉट करना सीखा था, जहां पे अपन एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल रखते थे और दूसरा वेरिएबल अपन वाई एक्सिस पे रखते थे और इसको प्लॉट करते थे, ठीक है ना। तो जनरली जब भी अपन रिग्रेशन करते हैं तो एक्स एक्सिस पे अपन हमेशा कौन सा वेरिएबल रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे अपन कौन सा वेरिएबल रखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। मतलब जैसे कि अगर अपन जो मार्क्स और स्टडी आवर्स, कितने घंटे अपन पढ़ाई कर रहे हैं और कितने नंबर उसके आ रहे हैं विद्यार्थी के, तो इस अगर इसी एग्जांपल को लेंगे तो जो कितने घंटे वो पढ़ रहा है स्टडी आवर्स, उसको अपन यहाँ लेंगे, क्योंकि स्टडी आवर्स से उसके मार्क्स चेंज हो रहे हैं ना, कितने घंटे वो पढ़ रहा है उसके हिसाब से उसके मार्क्स आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, जो उसकी पढ़ाई के घंटे, अगर 6 घंटे पढ़ेगा तो उसके मार्क्स और बढ़ जाएंगे, 8 घंटे पढ़ेगा तो उसके और मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब तो मैं इसको नहीं डाल सकता कि यहाँ वाईफाई नहीं है, नहीं तो मैं इसको एयरप्लेन मोड पे डाल देता। चल रहा है तो अगर उसको एयरप्लेन मोड पे डाला तो बंद हो जाए, ठीक है। तो स्टडी आवर्स अगर अपन बढ़ा देंगे तो उसके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जो इस पे डिपेंडेंट है स्टडी पढ़ाई के घंटों पे, तो वो मार्क्स हुआ अपना, ठीक है ना।
तो सिंपली अपन ने ये सीखा था जो अपनी सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीखी थी, क्योंकि जो अपन रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन की एनालिसिस कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन कहलाता है, इसलिए अपन को ये इक्वेशन बहुत काम आएगी। तो ठीक है, अगर इस इक्वेशन में अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, मतलब एक्स वेरिएबल है वो 0 है, ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई मतलब उसके मार्क्स कितने आएंगे। अगर इसी इक्वेशन को अपन एज इट इज ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब वो एक भी घंटे नहीं पड़ता है, तो जो उसके मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, सी आएंगे। सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है, मतलब अगर वो एक भी मिनट नहीं पड़ेगा तो सी तो मार्क्स आएंगे, मतलब वो 30%, जैसा ऐसा नहीं होता कि खाली कॉपियां भी दे देते हैं अपन, उसको कुछ भी भर देते हैं तो बच्चे को पास करना रहता है, 30% तो आते ही आते हैं। ये वही वाला सी है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू में ये शो कर रहा है कि कुछ तो बेसिक आएगा, उसके बाद सी की हो सकता है वैल्यू 0 भी हो। अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो वो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा, और अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे अपन स्टडी आवर्स और मार्क्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर पढ़ाई के घंटे बढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ये इसको शो कर रहा है, ठीक है ना। बट अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। और अगर पॉजिटिव है, मतलब जैसे कि 30% जो उसके मार्क्स है, तो ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी और फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगर स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, एम को बोलते हैं स्लोप, स्लोप मतलब ढलान, सीधा सा हिंदी शब्द है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए वाई की वैल्यू बढ़ेगी, जिसको डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं, अपन ने कोरिलेशन में पढ़ा था कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही बनेगा। बट अगर एक्स की स्लोप नेगेटिव है तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू घटेगी, क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो ये सी से माइनस होगा तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा इसका, मतलब वो अगर इंटरसेप्ट से स्टार्ट करेगा और नीचे जाएगा वहां ग्राफ, तो इसको इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कोरिलेशन जो होगा वो इसमें शो करेगा। तो बस इतना ही, बस मैथ्स का जरूरत थी अपन को, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। लीनियर रिग्रेशन दो तरह का होता है, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था। बट कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है ना कि जहां पे एक चीज की वैल्यू कई चीजों पर डिपेंड करती है। अगर जैसे अपन किसी बच्चे की अगर किसी एरिया की देखें कि घर की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, किसी घर की कीमत कैसे डिपेंड करेगी, तो हो सकता है ना कि वो किस लोकेलिटी में इस पर डिपेंड करेगी, घर की साइज कितनी बड़ी है इस पर डिपेंड करेगी, घर में कितने कमरे हैं इस पर डिपेंड करेगी, कौन सा मार्बल लगा है, कौन सा टाइल्स लगा है, तो इन बाकी चीजों पे भी डिपेंड करेगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि जहां पे जैसे अगर आपकी आय देखें तो आपकी कितना आप मेहनत कर सकते हो, आपका एजुकेशनल लेवल क्या है, इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मल्टीपल चीजों पे एक वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आपकी आय कितनी होगी। कोई हो सकता है ना कोई पीएचडी हो, कोई एमए हो, कोई हो सकता है कि 6 घंटे काम करता हो, कोई 8 घंटे काम करता हो। जो आप ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगी सैलरी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। मतलब एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो जब ऐसी स्थिति होगी उसको बोलेंगे अपन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो लीनियर रिग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। ये जो अपन ने अभी ग्राफ डिस्कस किया था ये वही ग्राफ है। यहाँ पे जो y है वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस x वेरिएबल। जो ये बीटा लिखा हुआ है ये स्लोप शो कर रहा है, जो इस लाइन का स्लोप शो कर रहा है। और e है वो ये बीटा नॉट है कांस्टेंट, जो मतलब अगर 0 वैल्यू भी होगी x की तो y की कुछ वैल्यू होगी, वो बीटा नॉट शो कर रहा है, जो इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ई है वो एरर है। एक्चुअली जब अपन वैल्यू कलेक्ट करते हैं, जब अपन पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कभी स्ट्रेट सैंपल साइज नहीं क्रिएट होती कि मतलब जैसे अगर अपन ने किसी ने 3 घंटे रोज पढ़ा तो जरूरी नहीं कि उसके 60% बने, किसी की 61 भी बन सकते, किसी की 59 भी बन सकते। तो जो 61-59 वाली चीज है, क्योंकि अपनी लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही शो करेगी कि 60% बनना चाहिए अगर वैल्यू 3 घंटे पर डे है, तो जो ये ऊपर नीचे वैल्यू शो कर रही है यही एरर है। ये हर वैल्यू में आपको एरर दिखेगा, हो सकता है कहीं एरर ज्यादा हो कहीं एरर कम हो, इसको एरर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। जब अपन एस्टिमेशन करते हैं तो ये एस्टिमेशन का इक्वेशन है, जो अपनी रिग्रेशन की, जब अपन एस्टिमेट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, कोई आदमी 4 घंटे रोज पढ़ेगा तो कितने मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए अपन कांस्टेंट, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और अपना स्लोप आएगा जो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और y की वैल्यू अपन को दे देगा। जैसे सर ने लास्ट
रिग्रेशन क्लास में कराया था, ठीक है। कई सारे रिग्रेशन वैल्यूज होती हैं जो जो अपन को जब अपन डेटा एनालिसिस करेंगे तो लास्ट में अपन को शो होंगी, चाहे एसपीएसएस में रन करें चाहे आर में रन करें, जिसमें से एक वैल्यू है मल्टीपल आर। मल्टीपल आर वही वैल्यू है जो अपन आर वैल्यू पढ़ी थी कोरिलेशन में। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को ही मल्टीपल आर लिखा होगा या एसपीएसएस में आर लिखा होगा, वो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है। सेकंड वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट जो दो चरों में आपका कोरिलेशन शो कर रहा है। बट जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो इसी का स्क्वायर है, मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और ये शो कर दी कितना अच्छा रिग्रेशन अपना मॉडल शो कर रहा है। मतलब अगर अपन ने कोई वैल्यू जैसे ड्रॉ करी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 घंटे के मार्क्स आपके 60% आ जाने चाहिए, तो जो कोफिशिएंट है वो आर स्क्वायर करेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 के करीब है तो आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा शो हो रहा है, मतलब जो आपने जो मॉडल बनाया रिग्रेशन का वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि अपना जो मॉडल है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। थर्ड वैल्यू होती है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू अपन को तभी ऑब्जर्व करनी है जब अपने पास मल्टीपल वेरिएबल हो। अगर सिंगल वेरिएबल हो तो सबसे सही अपन को जो डेटा बताएगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है। बट एडजस्टेड आर स्क्वायर को तब यूज करना है जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जब एक से ज्यादा आर स्क्वायर होते हैं तो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर जहां 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 ज्यादा वेरिएबल्स, अगर घर की कीमत वाला जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, जब ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आती है, तो अब अपन एडजस्टेड आर स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जितने भी एरर शो हुआ था लास्ट स्लाइड में उसका एवरेज है। जैसे इस वैल्यू में देखेंगे ना, जितना इसमें वैल्यू डेविएट करिए इसमें डेविएट करिए, इसका एवरेज निकाला हुआ है, उसको स्टैंडर्ड एरर से शो करते हैं। स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा उतना अच्छा अपना रिग्रेशन मॉडल होगा, ठीक है। और रेसिडुअल्स का मतलब है कि जो अपन फोरकास्टिंग करेंगे उसमें कितना एरर आएगा, उसको रेसिडुअल से शो करते हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसमें एक्चुअल में मैं इसको स्लाइड को अटैच कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सम स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन बाय सम स्क्वायर ऑफ टोटल सम स्क्वायर है, इसको मैं अटैच कर दूंगा, बट इसका कोई नेसेसरी नहीं है। जितना बताया तो उतना ही बस अपन को डेटा एनालिसिस में जरूरत पड़ेगा। जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 100% से लेके 1 तक आती है, जैसा अपन ने देखा था। अगर 82% से 100% है तो वेरी हाई रिग्रेशन शो कर रहा है, मतलब जो अपना मॉडल है वो बहुत परफेक्ट है। अभी आप दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर 0% के करीब है तो बहुत खराब है। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट था, सिमिलर वे में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। इसकी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो सिमिलर बनेगी जैसे कोरिलेशन में बनी थी, कि जो बी की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो परफेक्टली सिग्निफिकेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेशन के लिए। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नल हाइपोथेसिस कोई भी बनेगी वहां पे नो आएगा, इसका मतलब है कि कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। मतलब अगर ए की वैल्यू चेंज होगी तो बी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ए ऑन बी। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ए ऑन बी, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, रिग्रेशन मॉडल अपन जब भी पढ़ते हैं तो एनोवा टेबल में सिग्निफिकेंस एफ देखते हैं। सिग्निफिकेंस एफ वही वैल्यू है जो पी वैल्यू है। पी वैल्यू हमेशा एक वेरिएबल की होती है और सिग्निफिकेंस एफ पूरे एनोवा रिग्रेशन मॉडल को शो करती है कि रिग्रेशन मॉडल अपना सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर 0.05 से वैल्यू कम है तो मॉडल सिग्निफिकेंट है, अगर 0.05 से वैल्यू ज्यादा है तो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी अगर 0.05 से ज्यादा होगी वैल्यू, ठीक है। सिग्निफिकेंस एफ को गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं। ये ट्रिवियल क्वेश्चन है, इसकी कोई जरूरत नहीं जानने की, ठीक है। तो ये वाली पे मैंने स्लाइड अटैच इसलिए की कि जब आप लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे तो उसमें रिग्रेशन मॉडल लिखने का ऐसे वैल्यू अपन को पुट करनी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई है, फिर एफ की वैल्यू क्या आई है, पी वैल्यू क्या आई है, परसेंटेज चाहिए आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसलिए इसको अटैच किए और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो अपन पहला एग्जांपल लेंगे जहां पे अपन को स्टडी, जहां पे 17 बच्चों का अपन ने सैंपल लिया हुआ है। 17 बच्चों के कितने घंटे वो साल में पढ़े हैं और उनके कितने मार्क्स उन्होंने एग्जाम में स्कोर करे हैं, इन दोनों के बीच में अपन रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे कि कितना रिलेशन शो करता है और क्या उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको अपन पहले एमएस एक्सेल में रन करेंगे, फिर आर में रन करेंगे, फिर एचपीएसएस में। मैंने फाइल सुबह ही शेयर कर ली थी, तो जिन लोगों के पास फाइल है वो ओपन कर लीजिए।
इसकी जो रिग्रेशन वाली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मार्क्स इक्वल्स टू सी प्लस एम, एम इज फॉर स्लोप, सी इज फॉर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, कितने घंटे वो पड़ेगा उससे अपन स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट में प्लस कर देंगे तो मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी। साथ में अपन को ये तो अपनी रिग्रेशन की इक्वेशन बन गई, साथ में अपन को ये चेक करना है कि जो अपना रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, जो अपन नल हाइपोथेसिस बनाई थी, क्योंकि आपको वैल्यू तो वो शो कर देगा बट हो सकता है कि वो इतनी खराब वैल्यू हो कि वो इनसिग्निफिकेंट में आ जाए, मतलब उसको अपन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस रिग्रेशन मॉडल को। तो साथ में नल हाइपोथेसिस जैसी पहले स्लाइड में डिस्कस करी थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ आर्ट्स ऑन मार्क्स, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी देयर इज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ आर्ट्स ऑन मार्क्स। ठीक है, तो अब इसी को अपन रन करते हैं एक्सेल में, देखते हैं। आप नहीं लगा कॉमर्स, खोलिए फिर, आप जब तक हानि करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी अप्रूवल है उनका तो बनी जाती है, घर से करके आएंगे। ठीक है, ये डेटा कैलकुलेटेड है। यहाँ पे अपन ने कितने घंटे बच्चों ने पढ़ा है, 17 बच्चों ने, और कितने उनके मार्क्स स्कोर किए, इसको शो किया हुआ है। फाइल मैंने ऐसा सिंपल लीनियर रिग्रेशन की फाइल है, एसआर नाम से सेव करी हुई है। ठीक है, तो अपन इसको पहले चार्ट को प्लॉट करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट पे जाइए, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाइए, और वो अपने आप ही स्कैटर प्लॉट शो कर रहा है, स्कैटर चार्ट शो कर रहा है, इसको स्कैटर चार्ट ड्रॉ रिकमेंडेड ग्राफ्स पे जाइएगा और इसको ओके कर दीजिएगा। तो आपको ये दोनों वेरिएबल्स का वो शो कर देगा कि क्या प्लॉट है, मतलब जब मार्क्स की वैल्यू इतनी है तब इतने घंटे उसने पढ़ा है। ठीक है, जब मार्क्स इधर पे शो किया है, इधर पे घंटे शो किया गया 0 से 1200 घंटे तक, जब इतने घंटे पढ़ा तो उसके मार्क्स लगभग 600 आए। तो ये स्कैटर प्लॉट शो कर रहा है। अब अपन इसमें रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो प्लस पे जाएंगे अपन, ऊपर साइड राइट हैंड कॉर्नर पे एक प्लस साइन है, वहां पे ट्रेंड लाइन को अपन क्लिक कर देंगे, लास्ट में ये रही ट्रेंड लाइन। तो देखिए एक ये लास्ट में यहाँ पे शो है, ट्रेंड लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये ट्रेंड लाइन वही रिग्रेशन लाइन है जो लीनियर लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर रहा है, और जितनी भी लाइन से ऊपर नीचे ये एरर्स हैं, मतलब हो सकता है कि बच्चे ने कुछ बच्चे होते हैं ना कि कम पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके पढ़ कम रहे हैं मार्क्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना अब जो अपन ही होते हैं कि बहुत घंटे पढ़ते हैं और मार्क्स नहीं आते, वो अपन ये वाले बच्चे हैं जो 1000 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी नंबर नहीं आ रहे, ये जनरली कंप्लेन होती है ना अपनी। तो ये वही बच्चे हैं। ठीक है, अब अपन इसमें रिग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, ये प्लॉट यहीं से ड्रॉ हो जाएगा। अपन को डेटा में जाना है, ऊपर जो टैब दिया हुआ है डेटा बार पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे रिग्रेशन को अपन को सिलेक्ट करना। देखिए रिग्रेशन, यहाँ पे रिग्रेशन नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पे रिग्रेशन, डेटा पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, रिग्रेशन पे जाएंगे और ओके क्लिक करेंगे। यहाँ तक आपका हो गया, अभी खुला ही नहीं होगा। चलो ठीक, खुल गया। अरे अपन y में कौन सा वेरिएबल लेंगे, ये कोई बताएगा मेरे को प्लीज। y में अपन ने कौन सा वेरिएबल लिया था, y में कौन सा वेरिएबल लिया था? पहले अपन को यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है। मैं इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में रख रहा हूँ जिससे अगर आप एक बार लॉजिकली कोई चीज समझ लोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसको रटवा दूंगा कि y में मार्क्स को डालना है कि आर्ट्स को डालना, आप रट लोगे और खेल खत्म हो जाएगा। y में कौन सी, मैंने इसलिए पहले एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया था जिसमें अगर x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कांस्टेंट थी। मतलब कोई बच्चा 0 घंटे भी पढ़ेगा तो उसके कुछ मार्क्स तो आ ही जाते हैं, वो टीचर दया पे पास कर देता है, वही वाले मार्क्स है। तो y पे कौन से आएंगे, y पे कौन सी वैल्यू आएगी आप बताइए। आप हंस रहे हो तो आपको पता है, नहीं पता आपको। y में अपन मार्क्स एग्जैक्टली मार्क्स आएंगे। मार्क्स y में हमेशा कौन सी वैल्यू रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। जब अपन इसको ड्रॉ किया था ना तो ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू 0 भी होगी तो y की वैल्यू कुछ होगी। तो हमेशा y एक्सेस पे अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल रखने हैं और x एक्सेस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखने हैं। ठीक है, तो y में अपन रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, मार्क्स है। ठीक है, तो मार्क्स को पूरे सिलेक्ट करेंगे ऊपर से और नीचे तक पूरा सिलेक्ट कर लेंगे जो 18वें नंबर तक है। ठीक है, x में अपन लोग आर्ट्स लेंगे, कितने घंटे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 330 तक जाएंगे। और इसके बाद लेबल्स पे अपन टिक करेंगे कि जो पहली वाली जो स्लाइड है वो लेबल्स है, अगर वो नंबर मान लेगा तो एरर शो कर देगा और रन नहीं करेगा, इसलिए लेबल्स टिक करेंगे।
और जो आउटपुट है अपन को न्यू वर्कशीट पे चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल सेम 95% या फिर 5% सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा वैल्यू 0.05, एक ही चीज है। यहाँ पे 95% लिखा हुआ, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं कि 99% पे चाहिए हमें, और इसको ओके क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना आउटपुट आ जाएगा रिग्रेशन का। ठीक है, अब यहाँ डिस्कस करते हैं। जो मल्टीपल आर वैल्यू जो सबसे पहले शो हो रही है, ये अपना कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो 0.513 आ रहा है। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि दोनों वेरिएबल्स में कैसा कोरिलेशन है। 513 आ रहा है, 0.513 या 51% भी कह सकते हैं, 51% भी कह सकते हैं। मतलब ठीक ठाक कोरिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है। 80% के ऊपर होता तो अब सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कहते हैं, बट हाँ ठीक ठाक कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। कुछ बच्चे क्योंकि ऐसे हैं कि जो पढ़ते भी नहीं, उनके मार्क्स आ जाते हैं, वही वाली स्थिति है। सेकंड वैल्यू अपन को देखिए आर स्क्वायर शो की गई है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 0.26 आई है। आर स्क्वायर मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो हमें ये बताएगा कि जो हमारी रिग्रेशन की वैल्यू, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा इसमें। रिग्रेशन की वैल्यू वो कितनी अच्छी ड्रिवन होगी, मतलब अगर हम आपको घंटे बता देंगे तो आप मार्क्स की वैल्यू कितना सटीक बता सकते हो, ये अपन को आर स्क्वायर में पता चलेगा। इसी को ही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.26 आई है, मतलब 26%। मतलब बहुत अच्छा मॉडल तो नहीं होगा। जो भी मैं मॉडल बताऊंगा इसमें कि इससे गुणे कर दो और ये ऐड कर दो तो आपको आपके मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो मॉडल होगा वो बहुत अच्छा तो नहीं होगा, बट ठीक ठाक होगा, काम चला होगा, क्योंकि 26% बहुत कम वैल्यू होती है। एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू अपन यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, सिर्फ एक ही वेरिएबल के चेंज से दूसरा वेरिएबल में फर्क पड़ रहा है। ठीक है। थर्ड स्टैंडर्ड एरर है 68 का, मतलब 68 जो पूरे एवरेज लिया होगा मार्क्स में तो अंतर आ रहा है रिग्रेशन लाइन से, वो 68% है। ऑब्जर्वेशन अपनी 17 है, 17 चीजें अपन ने ऑब्जर्व की, 17 ही बच्चों के मार्क्स लिए। ठीक है। फिर अपन फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे, अपन रिग्रेशन वाला देखेंगे, एनोवा टेबल पे आएंगे। जो रिग्रेशन वाला है वो सिग्निफिकेंस एफ वैल्यू है। सिग्निफिकेंस एफ वैल्यू 0.03 आई है। तो क्या ये सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? जी, जो अपना मॉडल बनेगा भी रिग्रेशन का, मैं बताऊंगा, नीचे दिया होगा तो 2 मिनट में बन जाएगा। जो रिग्रेशन का जो मॉडल बनेगा वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? पहली क्लास से आखिरी क्लास तक अपन सिर्फ 0.05 ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। तो वैल्यू 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंस वैल्यू कम है, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ गया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, इसका मतलब है कि अपन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, विश्वास बढ़ गया ना। तो इसलिए अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है तो अपन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस यही थी कि रिग्रेशन जो अपना मॉडल है वो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट तो है, जो वैल्यू आएंगी वो सिग्निफिकेंट तो है। ठीक है। तो अपन को एक पहली चीज देखनी है सिग्निफिकेंस एफ, उसके बाद अपन को देखनी है इंटरसेप्ट एंड आर्स। अब मेरे को इसमें थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता है सब एक साथ। यहाँ पे आप देखिए इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई है, 559.9 आई है। इंटरसेप्ट वैल्यू मतलब क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है कि अगर बच्चा जीरो भी पढ़ेगा तो उसके इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। वो कितने 559 है। तो अपन सीधे सीधे लिखेंगे, पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स, ये आ रहा है स्क्रीन पे, मार्क्स इज इक्वल्स टू जो इंटरसेप्ट वैल्यू है, मतलब अपन y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखते हैं ना, तो पहले इंटरसेप्ट वैल्यू लिख लेंगे 559। एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, p वैल्यू नहीं दिखती यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आ रही p वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5.6 e माइनस e रेज टू द पावर -12, मतलब वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो p वैल्यू है बहुत छोटी है, 0.05 से बहुत छोटी है, क्योंकि आप 12 जीरो लगाएंगे ना जब 5 के बाद, उतनी छोटी वैल्यू आई है। तो इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट तो अपना बिल्कुल परफेक्ट है, इंटरसेप्ट तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अपन इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां लिख देंगे, जो कांस्टेंट है अपना। इक्वेशन क्या बनेगी 559.9। ओके। और सेकेंड चीज है अपना जो ये स्लोप शो करता है, कोफिशिएंट जो आर्स के बाद है कि 0.13 जो वैल्यू आई है, ये अपन को क्या शो कर रहा है, स्लोप शो कर रहा है कि किस अनुपात में वैल्यू बढ़ेगी, जो अपन ने पहले ग्राफ में डिस्कस किया था। इसकी पी वैल्यू कितनी आई है अपन को ये भी देखना है। अगर इसकी पी वैल्यू
0.05 से ज्यादा हो जाएगी तो ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो फिर सिर्फ इंटरसेप्ट भर रहेगा इक्वेशन में। बट चूंकि इसकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट आई है क्योंकि 0.05 से नीचे, 0.05 से नीचे, इसका मतलब है कि इक्वेशन में आर्स का जो स्लोप है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो वैल्यू क्या बनेगी, एक तो बनेगी 559.9 प्लस mx, m इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। तो m क्या होगी 0.13 मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, स्टडी आवर्स। ठीक है, इसको एक लाइन में लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, मार्क्स इज इक्वल्स टू 559.9 प्लस 0.13 मल्टीप्लाइड बाय आवर्स। मतलब अगर आप यहाँ पे घंटे डाल दोगे ना तो आपको मार्क्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि कोई बच्चा अगर 100 घंटे पढ़ता है तो उसके कितने नंबर आएंगे। ये अभी अपन आर लैंग्वेज में प्रेडिक्ट भी करेंगे, तो ये आपका फोरकास्टिंग वाला भी काम हो जाएगा, एक्सेल में नहीं होता। वैसे तो सिंपली कैलकुलेटर से ही किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ठीक है, अब इसको अपन रन करेंगे इस पे, नेक्स्ट आर लैंग्वेज पे। आर स्टूडियो खोल लीजिएगा। आपके में रन हो गया, आपके में रन हो गया, एक्सेल रन हो गया, आर स्टूडियो ओपन करिए। यहां पे अपन इंपोर्ट डेटा सेट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम एक्सेल, ब्राउज करेंगे, डेस्कटॉप, एड ऑन, रिग्रेशन, एसआर। जैसे अपन इंपोर्ट करेंगे एसआर नाम का एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा जिसमें मार्क्स और आर्ट्स की वैल्यू स्टोर होगी। इसको ओपन करेंगे तो आपको शो भी हो जाएगा। इसमें मार्क्स और स्टडी आर्ट्स की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। अभी कमांड वाली फाइल भी मैंने सेव कर रखी है टाइम बचाने के लिए, तो उसको भी ओपन कर लेंगे, डेस्कटॉप, एड ऑन, एसआर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिग्रेशन का कमांड है वो क्या है, जो अपन ने कोरिलेशन में भी जब रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की थी तब भी पढ़ा था। M1 इज द डेटा सेट विच वी आर क्रिएटिंग। अपन यहाँ पे एक डेटा सेट बनाएंगे जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक एरो सिंबल है, एरो सिंबल बनाया अपन ने, लेस देन का सिंबल है और डैश है, ठीक है। फिर उसके बाद एलएम कमांड लीनियर मॉडल को शो करता है, जो अपन कोरिलेशन में भी यूज करते हैं। जब भी रिग्रेशन यूज करेंगे तो लीनियर मॉडल आएगा। तो एलएम ब्रैकेट मार्क्स, पहले अपन कौन सा वेरिएबल लेंगे, हाँ पहले मार्क्स ले रहे हैं, तो मार्क्स कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले अपन वाई एक्सेस वाला लेंगे, वाई एक्सेस टिल्डा आर्स, अच्छा आपने समझ, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है ना। मार्क्स टिल्डा आर्स कॉमा डेटा इक्वल्स टू एस आर। मैम साउंड म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो अपना डेटा सेट है वो रन करने लगा है, उस डेटा सेट को उठाएगा, उसमें दो वेरिएबल्स है मार्क्स और आर्ट्स, उसको वर्सेस ड्रॉ कर देगा। ये अपन को हमेशा याद रखना है कि पहले अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल रखना है, फिर टिल्डा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है, ठीक है। अब इस कमांड को रन कर दीजिए। जैसे आप कमांड को रन करेंगे एक M1 नाम से फाइल डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा इधर पे, जिसमें रिग्रेशन की वैल्यू सेव है सारी, ठीक है ना। इसको देखने के लिए समरी कमांड रन करेंगे तो ये वैल्यूज वहां शो होने लगेंगे, अभी दिखा। आप जैसे ही समरी ब्रैकेट में M1 डाल के रन करेंगे तो नीचे आ जाएंगी वैल्यूज। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, जो 559.90 ही आई, और पी वैल्यू क्या है 5 -12, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आई। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी अपनी, और ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है 559 क्योंकि 0.05 से छोटी है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। सेकंड अपन आर्ट्स की देखेंगे, उसकी पी वैल्यू क्या है 0.0349, तो ये वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी है, सेम कमांड अपन रन कर रहे हैं, देखना कैसे बस उसका ही अंतर है। ये भी आएगा 0.139 जितनी एक्सेल में आई थी, ठीक है। और इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे पी वैल्यू ऑफ रिग्रेशन मॉडल, ये एफ स्टैटिक के बाद एक पी वैल्यू और दी हुई है, यही एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू है। ये भी वैल्यू कितनी आई है 0.05 से कम, मतलब 0.03 आई है। तो अपना जो रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट रिग्रेशन मॉडल है, मतलब अपन इसका यूज करके फोरकास्ट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लेंगे उसमें कुछ वैल्यूज सिग्निफिकेंट नहीं होगी,
तो आपको अंतर पता चलेगा कि क्या क्यों जरूरी है पी वैल्यू या एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखना। ठीक है, अब इसको एसपीएसएस में और रन करके देखेंगे। आपका नहीं अभी दो कमांड रह गए। प्लॉट कैसे करेंगे? एक्चुअल में क्या प्लॉट वाला कमांड मैंने सुबह ही किया है, तो आपके में शायद होगा नहीं, मैं वो डाल दूंगा फाइल। जैसे अपन प्लॉट कमांड रन करेंगे ना, प्लॉट कमांड रन करेंगे उसमें अपन पहले लेंगे वेरिएबल एसआर डॉलर आर्स, क्योंकि एसआर डेटा सेट का कौन सा वाला अपन ने वेरिएबल लिया? आर्स। तो एसआर डॉलर प्लॉट लिखेंगे, प्लॉट कमांड, ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एसआर डॉलर आर्स मतलब पहले अपन ने लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा एसआर डॉलर मार्क्स, फिर अपन ने लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा मेन अपन ने ये इसलिए यूज किया है कि जो फाइल तुम बनाना उसमें ऊपर लिख के रखना कि सिंपल लीनियर है, मेन यूज करेंगे जब भी अपन को किसी प्लॉट के ऊपर जब भी अपन को किसी फाइल पर कुछ भी लिखना हो तो अपना नाम लिखना हो तो यहाँ पे मेन इक्वल्स टू आप ये डाल देंगे, तो जो प्लॉट ड्रॉ होगा उसमें आपका नाम आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सिंपल लीनियर रिग्रेशन का लिखते हैं तो इसको डाला हुआ है, फिर कॉमा एक्स लेफ्ट, मतलब एक्स एक्सेस में जो वैल्यू आ रही है वहां पे आर्स लिख देना, नहीं तो क्या लिख देता? एसआर डॉलर आर्स लिख देता, बट चूंकि हमने यहाँ पे एक्स एक्स लेवल को डिफाइन कर दिया, एक्स लेवल अपॉस्ट्रोफी आर्स, तो यहाँ पे घंटे लिख दिया, आर्स लिख दिया है। बाय लेवल में मार्क्स लिख देना, तो उसने मार्क्स लिख दिया है, उसको ब्रैकेट में जैसे क्लोज किया तो ये प्लॉट ड्रॉ हो गया इस कमांड को जैसे ही आप रन करेंगे। नेक्स्ट कमांड है एबी लाइन, जो रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो एबी लाइन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, M1 is the data set in which we feed regression files, जिसमें हमने रिग्रेशन की चीजें डाल दी है, उस डेटा को अपन यूज करेंगे कि जो एबी लाइन ड्रॉ करनी है रिग्रेशन वाली, वो जो हमने रिग्रेशन की फाइल सेव की है उसको लोड करना है। M1 कॉमा और कलर क्या देना है लाइन का? रेड। आप जो कलर चाहे, वायलेट चाहे, पिंक चाहे, मैजेंटा चाहे, ग्रीन चाहे, वहां पे आप कलर का कोड लिख देंगे, मैजेंटा लिख देंगे, ग्रीन लिख देंगे, कलर इक्वल्स टू ग्रीन। और एबी लाइन मतलब ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर रहा है। जैसे इस कमांड को मैं रन करूंगा, एक एबी रिग्रेशन लाइन ड्रॉ हो गई है, यहाँ भी। देखिए ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ हो गई है जो कि रेड कलर की है। अगर इसकी वैल्यू आप देखिए यहाँ पे घंटे की वैल्यू 0 है, तो कुछ वैल्यू आ रही है ना बाई की, मार्क्स कुछ आ रहे हैं ना, ये 559 ही है, 550 की जस्ट ऊपर से, और ये बढ़ते जा रहे हैं मार्क्स, मतलब आप जितने घंटे ज्यादा पढ़ोगे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो 559 मार्क्स आएंगे, ये रिग्रेशन लाइन शो कर रही है। अब इसके बाद अपन फोरकास्टिंग फीचर करेंगे, क्योंकि दो काम थे ना रिग्रेशन के। पहली चीज तो संबंध क्या था उसने बता दिया कि y इक्वल्स टू 559 प्लस 0.139 मल्टीप्लाई बाय आवर्स, ये तो उसने बता दिया, क्योंकि वो वैल्यू सिग्निफिकेंस में देख सकते हो कि क्या इक्वेशन बनेगी, जैसा अपन ने एक्सेल में ड्रॉ की थी। अब अपन को प्रिडिक्ट करना है कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे तो कितने मार्क्स बनेंगे। तो मैं पहले इसके लिए एक डेटा सेट, आप चाहो तो एक्सेल पे भी बना सकते हो, मैंने यहीं पे एक डेटा सेट क्रिएट किया है, जो नेक्स्ट कमांड है। ये सारे अगर उसमें नहीं होंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, क्या मैंने सुबह ही ऐड किया। इसमें अपन ने जो नया डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं हमसे क्रिएट कर रहे हैं, अपन फिर से एरो देंगे, कभी भी डेटा सेट में कोई भी वैल्यू फीड करनी है तो एरो साइन बनाएंगे। डेटा डॉट फ्रेम, डेटा डॉट फ्रेम का मतलब है कि जैसे अपन एक्सेल में बना रहे थे ना, आवर्स लिखे थे, घंटे लिखे थे, उसके नीचे वैल्यूज लिखी थी, डेटा फ्रेम वही सेम कमांड करता है आर लैंग्वेज में। तो डेटा डॉट फ्रेम और ब्रैकेट ओपन, उसमें लिखेंगे अपन घंटे। सी वाला कमांड को कॉन्कैटिनेट बोलते हैं या कंबाइन कहते हैं। इसका मतलब है कि 10 से लेके 20 तक की वैल्यू तुम ऊपर लिखो आर्स, और 10 से लेके 20 तक की वैल्यू भर दो उसमें। चाहो तो आप एक्सेल में कर सकते हो, अगर आपको बहुत सर दर्द हो रहा हो तो आप एक एक्सेल में न्यू नाम से फाइल बनाओ, उसको इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, तो भी सेम कमांड रन कर जाएगा। बट चूंकि मैम ने भी, कथुरिया मैम ने भी डिस्कस किया, तो मैं कहा थोड़ा बहुत इसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें 10, इसमें क्या होगा, जब ये वाला डेटा फ्रेम वाला कमांड रन करोगे तो ऊपर वो सबसे पहली वाली एक्सेल फाइल में लिखेगा आवर्स, घंटे, उसके नीचे लिखेगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक लिखेगा, 10 सेमीकोलन 20। इसका मतलब ये। तो इस कमांड को रन करेंगे तो एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए न्यू नाम से क्रिएट हो गया यहाँ पे, जिसमें वैल्यू सेव हो गई है। यहाँ उसने आर्स लिखा है कि उसमें पहला वेरिएबल नेम है आर्स,
इंटीजर मतलब नंबर में वैल्यू है, और 10, 11, 12, 13, 14, 20 तक की वैल्यू उसने सेव कर ली है। अब बस कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा कमांड है प्रिडिक्ट, जो लास्ट कमांड है अपना, इसको रन करेंगे। यहां पे अपन ने जो कमांड रन किया वो ये है, देखो प्रिडिक्ट मतलब वैल्यू को प्रिडिक्शन करो, बताओ कि क्या होगी वैल्यू। M1 मतलब है जो अपना रिग्रेशन मॉडल जो सेव था ना जिस फाइल में, उसको अपन ने लोड किया M1, और डेटा कौन से में अपन को फोरकास्ट करना है, न्यू डेटा इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि अपन ने न्यू वाले जो डेटा सेट है उसमें 10 से लेके 20 तक की फाइल सेव की है। तो अब तुम जब यहां देखोगे तो अगर कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है तो उसके 561.3017 नंबर बनेंगे। अगर वो 11 घंटे पढ़ता है तो 561.4416, यहां से लेके पूरे 20 घंटे तक की उसने तुरंत, अगर 100 चाहो, 500 चाहो, 600 चाहो, एक क्लिक से ये ड्रॉ हो जाएगा। तो 11 घंटे कोई पढ़ता है तो कितने नंबर बनेंगे, 562 डेसिमल 7005, इतने नंबर बनेंगे। कितना इजी है। तो ये फोरकास्टिंग पॉसिबल है। इसको एसपीएसएस में और रन करेंगे, फिर अपन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब मैं ये सारी कमांड मेरी पीडीएफ फाइल में भी है, तो मैं जैसे ही शेयर करूंगा ना, उसको देख के आप एक बार घर पे होमवर्क जरूर कर लेना। जब तक आप रन नहीं करोगे आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जिसको रन कर लेना, एसपीएसएस में और रन करते हैं। एसपीएसएस ओपन करिए। फोन कॉल आ जाता है तो इसका ये बिगड़ जाता है। ठीक है, यहां पे इसको ओपन करेंगे, डेटा सेट को, डेस्कटॉप, एड ऑन रिग्रेशन, इसको एक्सेल करेंगे, और एसआर, और इसको ओपन कर देंगे। ये सारी फाइल आ गई, जो अपना जो 17 लोगों के आवर्स और मार्क्स की वैल्यू थी वो इसने लोड कर ली है। अब कमांड रन करने के लिए अपन लोग जाएंगे ऊपर, एनालाइज, एनालाइज क्या बोल रहा हूं, एसआर, एसआर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की फाइल एसआर नाम से सेव करी हुई है। ठीक है, यहां पे अपन जाएंगे एनालाइज पे, फिर जाएंगे रिग्रेशन पे, और फिर जाएंगे लीनियर रिग्रेशन पे। डिपेंडेंट वेरिएबल में किसको डालेंगे, मार्क्स को डालेंगे, एग्जैक्टली और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अपन आर्स को डालेंगे। देखो मार्क्स में अपन ने डाल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल में डाल दिए मार्क्स, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डाल दिए घंटे, और बस ओके कर देंगे। इतना ही सा काम है एसपीएसएस में, तो बड़ा इजी है। ये आ गया, ये रिग्रेशन मॉडल क्रिएट हो गया। कोरिलेशन फैक्टर 514 आ गया, इसको आर बोल रहा है, आर वैल्यू जिसको बोलते हैं। आर स्क्वायर 0.26 आई, 26% के करीब है। एडजस्टेड आर 21% आई, स्टैंडर्ड एरर 68, सेम एक्सेल जैसा रन किया था ना, सेम आ गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.3 आई थी उसमें, तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है मॉडल। सेम अपन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी वही आई है। आपके में रन हो गया है, ठीक है। ये आ गई कांस्टेंट की वैल्यू, क्या है शो कर रही है, 559, मतलब 5590 घंटे भी पड़ेगा तो इतने मार्क्स बनेंगे। और आर्स की वैल्यू क्या है, 0.14, और ये दोनों चीजें सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंस शो कर रही है। ठीक है, इतना ही सेम है। अब अपन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में अपन ने एक एग्जांपल लिया है कि कोई आदमी कितने घंटे काम करता है और उसकी उम्र क्या है, तो उसकी इनकम क्या होगी सोसाइटी में। कोई आदमी 10 घंटे काम करता है और उसकी जो एज है वो 50 साल है, 55 साल है। अपन ने इसको टेबुलेट किया। एक्चुअल में क्या है, ये बहुत रॉ डेटा था, तो मैंने इसमें उसको कैटेगराइज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत छोटे अक्षरों में समझें तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y एक डिपेंडेंट चर है, वेरिएबल है, जो x1 और x2 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये भूल जाओगे इसमें क्या कैटेगराइज किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि अपन को y का संबंध पता करना है x1 और x2 से। इसमें ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वैल्यू इनसिग्निफिकेंट निकलेंगी, तब अपन को करना क्या है वो यहां पता चलेगा। नल जो इक्वेशन बनेगी रिग्रेशन की, वो कैसी बनेगी, y इक्वल्स टू a इज द कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जब अगर दोनों का स्लोप 0 हुआ तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a लिखेंगे,
प्लस B1 स्लोप है x वाले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और B2 किसका स्लोप है, x2 वेरिएबल का, ठीक है। तो और चार तरह की दो हाइपोथेसिस कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ x1 ऑन y, मतलब जो पहला वेरिएबल है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है y पे, मतलब जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 उसका कोई इंपैक्ट नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल y पे। और दूसरी वाली नल हाइपोथेसिस बनेगी कि जो सेकंड वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है y पे, ठीक है, सिंपल सी बनेगी। बस दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, इतना याद रखना है। जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे ना उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 10 वेरिएबल हैं तो 10 कॉम्बिनेशन यही बनेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल भी अपन को चेक करना है। क्योंकि हो सकता है कि अपना रिग्रेशन मॉडल सिग्निफिकेंट हो, जिसकी एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू सही हो, बट हो सकता है कि कोई एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं हो। कई बार होता है ना, अपन सोचते हैं कि किसी की आय से किसी की सोशो इकोनॉमिक स्थिति का इंपॉर्टेंस हो, बाद में जब अपन एनालिसिस करें तो पता चले सोशो इकोनॉमिक या उम्र का कोई फर्क ना पड़े, जो 50 साल का आदमी 1 घंटे काम करे वही 20 साल का आदमी 1 घंटे काम करे, दोनों को पैसे बराबर मिले। तो अगर कोई वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि कोई एक वेरिएबल जो अपन ने लिया था उसका कोई असर नहीं पड़ रहा वाई पे, मतलब उसकी कमाई पे कोई असर नहीं पड़ रहा उसकी उम्र का, हो सकता है ना, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हर वैल्यू का अपन को सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना है। जो हमारा डेटा है वो MR नाम की फाइल पे खोल लीजिए, ओपन कर लिया आपने, मैं डेटा शो कर देता हूं। ये वही डेटा है, यहाँ पे y अपन ने लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल जो अपन y एक्सेस पे शो करेंगे, और x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो कुछ भी हो सकते हैं, आपके कितने क्या उम्र है, क्या कितने घंटे काम करते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल सिंपली कैटेगराइज किया हुआ है। अपन को रन करने के लिए फिर से डेटा पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, रिग्रेशन को ही सेलेक्ट करेंगे फिर से, जो अपन ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में किया था। बस अंतर यहाँ पे इतना सा है कि y एक्सेस में तो अपन y वेरिएबल लेंगे जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक्सेस में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ये दिमाग में फीड कर लेना, मैं स्लाइड में भी डाल दूंगा तो याद रहेगा। तो y एक्सेस में अपन डिपेंडेंट वेरिएबल y ले लेंगे, जो किन दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, x1 और x2 पे। तो अपन x रेंज में दोनों वेरिएबल लेंगे, अगर 10 वेरिएबल होंगे ना तो 10 ले लेंगे, एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको x एक्सेस पे लेना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y पे लेना है, इतना सब याद रखना है, ठीक है। तो अपन ये पूरे वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, जितने x1 x2 में जितने भी वैल्यूज हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे x एक्सेस के लिए, और y एक्सेस के लिए जो पहली वैल्यूज हैं 15 वैल्यूज हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट लेबल टिक कर देंगे, क्योंकि पहला वाला अपना नॉन इंटीजर है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो पहले वाले को अपन लेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल अपना 95% है जैसे पहले था, और इसको ओके कर देंगे। जैसे अपन ओके करेंगे तो अपनी रिग्रेशन टेबल सामने आ जाएगी। देखिए यहां पे देखिए कोरिलेशन कितना हाई शो हो रहा है, 0.95 आया है, मतलब हाई कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू 0.95 आई है, मतलब 1 के करीब है, इसको 95% भी अपन बोल सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 0.90, इसका मतलब है जो अपना रिग्रेशन मॉडल इसकी वैल्यूज को देख के बनेगा वो बहुत अच्छा शो करेगा, मतलब अगर हमें x1 और x2 की वैल्यू बता दोगे तो हम y की वैल्यू बहुत अच्छी प्रेडिक्ट कर पाएंगे, इसलिए जो आर स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी वैल्यू 0.90 है, मतलब 90% है। तो एक अगर 0.81 के ऊपर है तो मतलब बहुत अच्छी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। इसके बाद चूंकि ये मल्टीपल रिग्रेशन है, मैंने कहा था इस अगर मल्टीपल रिग्रेशन होगा तो अपन एडजस्टेड आर की वैल्यू देखेंगे, तो एडजस्टेड आर की वैल्यू भी 0.89 है, मतलब 89% है, वो भी बहुत हाई है। इसमें अपन जब भी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे तो एडजस्टेड आर की वैल्यू देखेंगे, वो आर स्क्वायर का ही एडजस्टेड वेरिएंस है, ठीक। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर कितना है, बहुत कम है, 4.16 है। स्टैंडर्ड एरर मतलब जितने भी अपन ने वैल्यूज लिए उसका रिग्रेशन लाइन से ऊपर या नीचे का अपन एवरेज कर देंगे, तो वो कितना है, 4.16 है। वैल्यूज कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, 15 है, ठीक है। अब अपन एनोवा टेबल पे आएंगे। एनोवा टेबल में सिर्फ अपन को ना डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, ना सम स्क्वायर देखना है, ना मीन स्क्वायर देखना है, ना एफ वैल्यू देखनी है, अपन को लास्ट वैल्यू देखनी है जो कि है सिग्निफिकेंस एफ। सिग्निफिकेंस एफ की वैल्यू भी देखो आप, चूंकि आप अपन ने यहाँ पे देखा था ना कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन भी बहुत हाई है, सिग्निफिकेंस वैल्यू भी बहुत लो है, मतलब 7 के पहले 7 जीरो लगाओगे इतनी छोटी वैल्यू है,
और जब इतनी छोटी वैल्यू तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कितना 99.9999% जितना हाई हो गया, या सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, या फिर रिग्रेशन मॉडल जो है बिल्कुल परफेक्ट रिग्रेशन शो कर रहा है, बहुत अच्छा रिग्रेशन शो कर रहा है। इसलिए इसकी वैल्यू जीरो से बहुत कम, जीरो के बहुत करीब है, और 0.005 से बहुत कम है। मतलब अगर 99% पे भी इसको लेंगे तो भी ये मॉडल एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं कोफिशिएंट वाली वैल्यू पे। कोफिशिएंट में अगर अपन देखेंगे तो इंटरसेप्ट क्या है अपना, इसको फुल स्क्रीन मोड से कैसे यहीं पे लिख देते हैं। यहां पे अपन देखेंगे तो इंटरसेप्ट के आगे जो इसकी पी वैल्यू वो क्या है, 0.72। 0.72 है, मतलब 0.05 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगी? ज्यादा वैल्यू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जब अपन इक्वेशन ड्रॉ करेंगे उसमें अपन इंटरसेप्ट को नहीं लेंगे। मतलब अगर अपन लिखेंगे ना ऐसे, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, उधर पे आ जाएगा, स्केच y इक्वल्स टू, इंटरसेप्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है तो इंटरसेप्ट को नहीं लिखेंगे, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू उसको नहीं लिखेंगे। सेकंड अपन लिखेंगे x1। x1 की वैल्यू देखिए, पी वैल्यू कितनी आई है, 1.8 e-06, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये वैल्यू इस सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? किसने इनसिग्निफिकेंट बोला? वैल्यू सिग्निफिकेंट है ना, 0.05 से छोटी है। मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपन हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो x1 की जो यहां समझ में आया, पी वैल्यू बहुत छोटी है, पी वैल्यू 0.05 से छोटी है। छोटी है तो मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या थी कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, x1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अपने रिग्रेशन मॉडल में, पर चूंकि ये बहुत छोटी है, इसका अपन ने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की है, इसका मतलब है कि इसका सिग्निफिकेंस है। तो अपन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू x1, और x1 का कोफिशिएंट क्या है, x1 का कोफिशिएंट है 1.425, मतलब ये इसका स्लोप शो कर रहा है। मतलब जो अपन ने m1 x1 लिखा था ना, तो अपन लिखेंगे 1.425 मल्टीप्लाइड बाय x1, मतलब जो भी x1 पैरामीटर है उसमें 1.425 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट अपन ने छोड़ दिया। अब बचा x2 की बारी, x2 अपन लेंगे कि नहीं लेंगे? x2 की वैल्यू देखिए 0.18 आई है, जो कि 0.05 से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है, 0.05 से ज्यादा है। इसका मतलब अपन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? नल हाइपोथेसिस 0.05 से ज्यादा है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल सही है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब है कि x2 की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब यहां पे लिखा है कि 0.03 से मल्टीप्लाई करो, बट इसको भी अपन रिग्रेशन मॉडल में नहीं लेंगे। तो सिर्फ किसकी वैल्यू लेंगे? सिर्फ x1 की। इससे ये पता चल रहा है कि अगर अपन को y की वैल्यू पता करनी है, अगर x1 समझो उसका उम्र था, तो सिर्फ उम्र भर को पैरामीटर लेंगे और उससे अपन उसकी कितनी उसकी आय है वो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है ना, मतलब दूसरा जो अपन ने पैरामीटर लिया था वो गलत है, उसका कोई मॉडल पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए देख रहे हैं इनसिग्निफिकेंट। ठीक है ना, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है, मान के चल लेते, ना हाँ है ना नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो गया। अब इसको अपन सिमिलर सब चीजें मैंने इसमें यहाँ मेंशन भी कर दी स्लाइड में, कि अगर भूल जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन बनेगी, ये सारी वैल्यूज बनेगी, बट सिर्फ पी जो b1 की वैल्यू 0.05 से कम है, इसलिए नल हाइपोथेसिस ये रिजेक्ट होगी, इसी भर की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगी, और y की वैल्यू इक्वल्स टू 1.4.25 x1 पे आ जाएगी। ठीक है ना, ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, इसलिए भूल जाओ तो वहां पे भी देख लेना। 2-3 बार देखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, सब क्लियर हो जाएगा, बहुत बच्चों वाले काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सेम अपन आर लैंग्वेज पे रन करेंगे, एसपीएसएस में रन करेंगे, फिर क्लास छोड़ देंगे। आर लैंग्वेज ओपन करिए, आर स्टूडियो ओपन करिए, इंपोर्ट डेटा सेट करिए, फ्रॉम एक्सेल करिए, ब्राउज करिए, एमआर लीजिए, एमआर मतलब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो फाइल है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। सारा डेटा सेट जो अपना y x1 x2 यहाँ पे आ गया है, इंपोर्ट कर लीजिए। एक फाइल मैंने सेव कर रखी है कि क्या क्या कमांड्स रन करने हैं, MLR नाम से, उसको ओपन कर लीजिए। इसमें जो फॉर्मूला रन करेंगे एक्चुअल में हाँ, ये फॉर्मूला कमांड
की जरूरत नहीं है, अगर इसको चाहे तो मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट रुकिएगा। जो फॉर्मूला अगर जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों को बता देता हूँ। जो फॉर्मूला कमांड है वो कोई भी इक्वेशन को एक साथ सम अप कर लेता है, अगर चाहो तो आप इसको ओमिट कर सकते हो। जहां फॉर्मूला कमांड, फॉर्मूला का ब्रैकेट के अंदर की चीजें है ना, उसको कॉपी करना और जहां F2 लिखा है नीचे वहां पेस्ट कर देना, पूरा कमांड रन कर जाएगा। क्योंकि क्या है कि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा बच्चों को बताना। तो यहाँ पे अपन देखो रिग्रेशन फाइल सेव करेंगे M2 नाम से, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। अपन एरो बनाएंगे, LM मतलब लीनियर मॉडल लेंगे क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है। ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, y पहला अपन कौन सा लेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y लिया अपन ने, y टिल्डा, टिल्डा का साइन बनाएंगे, x1 x2, x1 प्लस x2। अगर आपके 10 वेरिएबल है इंडिपेंडेंट तो 10 वेरिएबल प्लस कर करके लिख दीजिएगा। तो x1 प्लस x2 कॉमा डेटा कौन सा लेना है, mr वाला जो भी अपन ने इंपोर्ट किया एक्सेल से, जिसमें y है, x1 है, x2 है। तो इसको अपन डेटा इंपोर्ट कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे, जैसी कमांड रन कर जाएगा। ये एक M2 नाम की फाइल क्रिएट हो गई जिसमें रिग्रेशन का पूरा मॉडल आ गया। अब इसको अपन को बुलाना है तो समरी वाला कमांड रन करते हैं, समरी और जो डेटा सेट है उसको लिख दो। आप कोई भी डेटा सेट पे समरी लिख दोगे वो डेटा सेट शो कर देगा। तो अगला ही कमांड उसमें समरी M2 है। इधर पे भी सेम सिमिलर वैल्यूज आएंगी जो एक्सेल में आई थी। पी वैल्यू देखिए 0.72 है, तो इंटरसेप्ट को अपन नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो इसको नहीं लेंगे अपने कैलकुलेशन में। अगली देखिए x1 की जो पी वैल्यू है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, तो अपन x1 की वैल्यू लेंगे, और जो x2 की पी वैल्यू है वो भी 0.05 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां भी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी। तो इन तीनों में सिर्फ एक ही की, और एक मजे की बात है कि x जो r है वो खुद ही बता देता है, ये 3 स्टार दिखा रहा है मतलब यही वैल्यू भर काम की है। नीचे इसकी कोडिंग भी दी है, अगर 0 के करीब है तो 3 स्टार बना देगा, नहीं तो 2 स्टार बनाएगा, सिंगल स्टार बनाएगा, डॉट बनाएगा। यहाँ नीचे कोडिंग भी दी हुई है। 3 स्टार दी मतलब यही वाली जो x1 की वैल्यू है वही सिग्निफिकेंट है। तो अपने रिग्रेशन मॉडल में सिर्फ x1 की वैल्यू काम की है। और लास्ट में, हाँ एक चीज और, रिग्रेशन मॉडल की भी पी वैल्यू दी गई है, जो अपन ने एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू देखी थी एक्सेल की टेबल पे, वो भी देखिए हाईली सिग्निफिकेंट आई है, -0.07 आई है। तो इसका मतलब है जो y इक्वल्स टू 1.425 मल्टीप्लाई बाय x1 इज हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इस कमांड को एसपीएसएस में और रन करेंगे, 5 मिनट लगेगा। अच्छा, प्रिडिक्ट वाला कमांड है कि नहीं, एक सेकंड। अच्छा, मैं आज सुबह ऐड नहीं कर पाया, क्या है जल्दी जल्दी में बनाया नहीं है प्रिडिक्ट कमांड है, आपकी फाइल में नहीं है ना, मैं इसको डाल दूंगा, स्लाइड में है, मैंने सुबह ही ऐड किया इसको। फिर सिमिलर अपन डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम देखो कैसे बनाया अपन ने, जो डेटा फ्रेम बनाया उसमें न्यू ब्रैकेट ये दिया साइन, इसका मतलब है कि न्यू डेटा सेट क्रिएट करो, डेटा डॉट फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट करो, एक डेटा सेट क्रिएट करो, ब्रैकेट x1 की वैल्यू कितनी रखनी है, 100 जो पहला वेरिएबल है, और x2 की वैल्यू क्या रखनी है, 10। ये सी कंबाइन वाला है, कॉन्कैटिनेट या कंबाइन वाला ऑपरेशन है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना। जैसे ही आप इसको रन करोगे एक नया डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा आर में, मैं इसको दे दूंगा इसलिए आप घर पे रन कर लेना, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा जिसमें x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और x2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसके बाद आप प्रिडिक्ट कमांड जैसे ही रन करेंगे, M2 अपन ने इसलिए लिया है क्योंकि जो अपन ने रिग्रेशन सेव किया वो M2 से सेव किया था अपने इस वाले का, तो M2 लिखेंगे कॉमा न्यू डेटा, मतलब कौन सा डेटा लेना है जिसपे अपन को प्रिडिक्शन करना है, न्यू डेटा इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि अपन न्यू से अपन ने सेव किया x1 और x2 की फाइल। जैसे आप इसको रन करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब जब x1 की वैल्यू 100 है और x2 की वैल्यू 10 है, तब y की वैल्यू कितनी आई, 139.9268। ये आप घर पे करिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। अगर गलत आ रही है इसका मतलब आपका गलत रन कर रहा है, तो आप डाउट डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा। एसपीएसएस और खोल लीजिए। एमआर नाम की फाइल इंपोर्ट कर लीजिए, ये एसपीएसएस में इंपोर्ट हो गई है। एनालाइज पे जाइए, रिग्रेशन पे जाइए, लीनियर पे सिलेक्ट करिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, आपने कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा अच्छा, ओके, तो तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, x1 और x2। तो ये अपन ने यहां सेलेक्ट कर लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल पहले कॉलम में ले लिया, डिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 लिए, ओके दबा देंगे, कमांड रन हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई देखिए,
रिग्रेशन वैल्यू कितनी आई इसकी, एनोवा की 0.035, मतलब सिग्निफिकेंट है डेटा, मतलब इसकी जो अपन रिग्रेशन मॉडल से प्रिडिक्ट करेंगे वो परफेक्ट आएगा, क्योंकि 0.05 से छोटी है वैल्यू, 0.03 इज स्मॉलर देन 0.05, ठीक है। तो अपना रिग्रेशन एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू वेरीफाइड हो गया। लास्ट में, और एक सेकंड रुको, ये पुराने वाले मॉडल का शो कर रहा है, नीचे जाना पड़ेगा, ये है, ठीक है ठीक है। इसमें रिग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 0.00 आई, क्योंकि बहुत हाईली सिग्निफिकेंट था, वही चीज है, ये हाईली सिग्निफिकेंट था, इसका मतलब रिग्रेशन जो अपन शो करेंगे वो ट्रू है। 0.0 मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अपन कांस्टेंट पे आएंगे, कांस्टेंट की वैल्यू 0.723 है, मतलब ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होगी, नल हाइपोथेसिस ही ट्रू होगी, एक्सेप्टेड होगी, तो इस वैल्यू को, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। फिर x1 की वैल्यू देखिए 0 के करीब है, तो ये वाली भी अपन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1.425 अपन लेंगे मल्टीप्लाई करने में। और x2 की वैल्यू देखिए 0.05 से ज्यादा है, मतलब यहां पे भी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी, इसलिए इसकी वैल्यू भी नहीं लेंगे, तो y इक्वल्स टू 1.425 मल्टीप्लाई बाय x1। खत्म हो गया अपना रिग्रेशन। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है, समझ में आया? घर पे होमवर्क करते हो कि नहीं करते? सारी फाइल्स डली हुई हैं, सारे कमांड्स डले हुए हैं, और डेटा सेट में दे चुका हूं, तो अब अगर इसके बाद नहीं हो रहा तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि अब आपको रन भर करना है, कमांड्स भी लिखे हुए हैं, कट कॉपी पेस्ट करना, उतने में हो जाएगा। आपके में रन हो गया? कोई डाउट है आपको? चलो अच्छा, हमारी क्लास में आपको डाउट नहीं रहता, ठीक है, आप जा सकते हैं फिर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sweet sir. Thank you so much.